हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। आपको 17वीं बीपीएससी तक का इसमें दिया गया है। इसका फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में अब तक कितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इसके डिटेल के बारे में हम देखेंगे। कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि के प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र है। कुछ विद्वान मेहरगढ़ पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले के लोहरा देव है। यहाँ से 7000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव की बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीपीय प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल आपको कुलडीबा प्रयागराज के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी का साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन है कि भारतीय पशुपालन के कृषि का परिचय तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किसको कैक्लोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में किसको कैक्लोलिथिक युग भी कहा जाता है? आपको ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है कैक्लोलिथिक युग। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता ताम्रपाषाण युग को कैक्लोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृति में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्राय ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? इसका राइट आंसर होगा लाल रंग का प्रयोग हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। डिटेल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? कहता है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा अर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। किसमें? अर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता अर्ध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखक कला के विज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से लेकर 600 BC के कालखंड आपको आदि ऐतिहासिक माना जाता है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ के लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर होगा पक्की ईंटों से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यह नगर नियोजन कस्बे और निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम और मोटार्स द्वारा जोड़ा जाता था। किसके द्वारा? आपको जिप्सम और मोटार्स के द्वारा जोड़ा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आपको इसका राइट आंसर होगा लोथल है, हड़प्पा का बंदरगाह है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता हड़प्पियन नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले की भोगवान नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। क्या कहता है कि हड़प्पा का बंदरगाह कौन है? लोथल है, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो आपको इसका राइट आंसर होगा लोथल है, आपको गुजरात में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। कहता है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बनवाली से प्राप्त हुआ। कहाँ से? बनवाली से प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। टेराकोटा का हल, बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में है जो टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं। कहता है निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से जूते हुए खेतों के निशान मिले। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। वो आपका डिटेल है कि प्रसगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवारा का साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से बनवाली की पक्की मिट्टी के बने हुए हल की प्राकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कहता है निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। आप ऑप्शन देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपको वी.ए. स्मिथ, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से नहीं थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। इसका डिटेल देखेंगे, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 में से 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के उत्खनन कार्य के संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान एन.के. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल अस्टिन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने इस सभ्यता की महत्वपूर्ण का योगदान दिया। अतः स्पष्ट कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि भारतविद एवं कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, बोगोजकोई का महत्व इसलिए है। बोगोजकोई का महत्व किस लिए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट हो जाएगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगोजकोई का महत्व किस लिए है? क्योंकि वहाँ बोगोजकोई से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, बोगोजकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में राजाओं का उल्लेख आया है, इसमें राजाओं का उल्लेख आया है जिसके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्षों तथा रक्षा के इंद्र, मित्र, वरुण, नासत देवताओं का आह्वान करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। इसका डिटेल देखेंगे, कहता है 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुहु, यदु, पुरु, तुवर्स तथा 5 लघु जनजातियों के समूह सम्मिलित था, जिससे पुरोहित विश्वामित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद की कौन सा मंडल, क्वेश्चन ऋग्वेद का कौन सा मंडल कुंता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल कुंता सोम को समर्पित है। इसका राइट आंसर होगा 9वां मंडल आपको कुंता सोम को समर्पित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। ऋग्वेद का 10वां मंडल, 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है तथा 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का प्रमुख पेट था, जिसे मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया। कौन सा पर्वत? मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ऋग के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? आपको सोम और स्पे के नामांकित देवता को समर्पित है। सोम और स्पे के नामांकित देवता को समर्पित है 9वां मंडल। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री वेद किस पुस्तक में मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। अतः गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। इस मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। अतः गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका राइट आंसर होगा वैशेषिक ने आपको परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। अतः वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। तब महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम या कुंडलपुर की वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज की प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञानतक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उदत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशनों में यह जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व उचित है, तो क्या महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले का काल का है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है, जो एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा आपको पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। उनके पिता ज्ञानतृक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईस्वी पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका राइट आंसर होगा जमाली था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। आपको भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उसने प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गया। उनका प्रथम शिष्य था। जमाली के बाद महावीर का विरोध किया और बहुत्तरवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की गई है। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गंधर कहा जाता है, निम्न प्रकार के थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अमित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास था। इस प्रकार राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा 14 पूर्व कहलाता है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपको 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा इस ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांत का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था?
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसका राइट आंसर होगा सारनाथ में दिया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत के प्रचार आरंभ किया। उर्वेला से सबसे पहले ऋषि पत्तनम वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारण दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित है। ये 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आपको कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इसका डिटेल देखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म प्रचार कौशल राज में हुआ। कौशल नरेश प्रेसिडेंट ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपने प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। वे चंदू नामक लोहार के अम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचे। यहीं से 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म की आपको धार्मिक पुस्तक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। इसका डिटेल देखेंगे। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधित है, नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सेकंड में है सूत पिटक जो महात्मा बुद्ध के वचन है, और तीसरा अभिधम पिटक तो दार्शनिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सामक की धारणा दर्शन, सामक की चरित्र और सामक की ज्ञान। इन तीनों में से जैन धर्म त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? कहता निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आत्मदमन आपको का समान नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इसका विस्तार देखेंगे। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग की आवश्यकता को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश की पीढ़ी का है? इसका राइट आंसर होगा पंचम पीढ़ी का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इसका डिटेल देखेंगे। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोध वृक्ष नहीं है। वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया था। वेद सांख्य के अनुसार उस मूल वृक्ष की 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद उस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित किए गए और नष्ट हुए। वर्तमान में वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। किसने लगाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इसमें गिरी हुई पत्तियां को ही छूने और उठाने का अधिकार है।
एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, क्या कहता है, 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र सुंग, 1 बार पूर्व वर्मा के अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया है। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार पर्यटक विभाग की वेबसाइट में इसे 5वीं पीढ़ी बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग इस प्रश्न के मूल्यांकन बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? कहता है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीबको ने किया। किसने? अजीबको ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इसका डिटेल देखेंगे। तथा मौर्य युग में प्रवर्तक गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कलापूर्ण रूप से विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर अजीबको के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चोपड़ा नामक गुफा सब प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। डिटेल देखेंगे। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? तो आपको उदयन था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। इसका डिटेल देखेंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसे मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशु, नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किस शासक द्वारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? कहता है कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। इसका राइट आंसर होगा उदयन के द्वारा चयन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। हर्यक वंश के शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। इसने राजगिरी में इसी नव स्थापित नगर को अपनी राजधानी स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? कहता निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन ने बसाया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। डिटेल देखेंगे। मगध नरेश उदयन के शासनकाल में सर्वप्रथम घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी के इसी स्थान से अपना राजधानी स्थानांतरित की थी, जो फिर पाटलिपुत्र बसाया। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कहता है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। इसका डिटेल देखेंगे। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वजीर संघ का सरप्रमुख भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, मगध का प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध का प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध का प्रारंभिक राजधानी आपको राजगिरी गिरिव्रज थी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इसका डिटेल देखेंगे। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी या गिरिव्रज पर अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इनकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा हर्यक वंश था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि मगध के शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंदुसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है,
सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? आपको इसका राइट होगा विलियम जोन्स ने किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। इसका डिटेल देखेंगे। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। एरियन प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंट्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम आपको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इसका डिटेल हम देखेंगे। कहता है सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि को उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनागरी की पहचान सिहल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिहल अनुश्रुति, दीपवंश तथा महावंश की उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः 1915 ईस्वी में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा इंडिका है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। डिटेल देखेंगे। अतः चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस, ओनोसिक्रियस, अस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देती हैं। विदेशी लेखों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक कौन था? तो आपको मेगास्थनीज था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति के कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को दंड दिया जाता था। अतः विकल्प भी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज दूत था तो किसका दूत था? तो आपको सेलुकस का दूत था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट इसका डिटेल देखेंगे। मेगास्थनीज सेलुकस, निकेटर तथा चंद्रगुप्त मौर्य का राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व यह आर्कोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेलुकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट आपको बृहदत्त था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? अतः किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा जूनागढ़ में वर्णित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। डिटेल रूप में हम देखेंगे कि जूनागढ़ तथा गुजरात की जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्तीर्ण है उस पर अशोक के 14 प्राज्ञापों में एक प्रति स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक का प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तथा निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इसका राइट आंसर होगा खारवेल का भारी झुकाव था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। डिटेल देखेंगे। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूर पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल इतिहास के जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख
प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो किससे था? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर ई होगा। डिटेल हम देखेंगे। कहता कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक महावेगवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश के महावेगवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। डिटेल देखेंगे। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पहचान अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक कौन है? हरि सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, कहता है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, तो किसने किया? तो स्कंद गुप्त ने पराजित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। डिटेल देखेंगे। कहता हुनों पर पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ। स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुआ। यूएस राय के अनुसार हुन आक्रमण का नेता खुसनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य की पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुनों का कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? कहता है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। इसका डिटेल देखेंगे। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि पर ना खेती की गई हो, अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा कब की थी? कहता है चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा कब किया? इसका राइट आंसर होगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक आपको सुंगयुंग ने भारत की यात्रा किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। इसका डिटेल हम देखेंगे। कहता है चीनी यात्री सुंगयुंग ने 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? कहता है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? इसका राइट आंसर होगा ह्वेनसांग ने यात्रा किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इसका डिटेल हम देखेंगे। हर्षवर्धन के समय प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य से पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसे ग्रंथ लिखा जो संयुकी के नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा राजतरंगिणी नाम है। क्या है राजतरंगिणी? इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कलहन की राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह 1127 से 1159 के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? इसका राइट आंसर होगा बिहार में अवस्थित था।
इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इसका डिटेल हम देखेंगे। डिटेल है उदंतपुर जिला उदानपुरा भी कहा जाता है। प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 51 है कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक आपको नान्य देव था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव 1097 से 98 में एक महान योद्धा थे। नान्य देव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश के शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी में मिथिला को स्वर्णयुग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक आपको हरि सिंह थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन है कि डिटेल देखेंगे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। एक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पूंजी व्यवस्था की शुरुआत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदत हुई थी? इसका राइट आंसर होगा धर्मशास्त्र के समय में आपको अछूत की धारणा उदत हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। डिटेल देखेंगे। धर्मशास्त्र के समय 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज अनेक जातियां अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहिक, रथकार आदि की अभिभाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित एवं अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र को ही अस्पृश्य माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। कनिष्क के शासनकाल तथा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई था? इसका राइट आंसर होगा कश्मीर में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इसका डिटेल देखेंगे। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथ एक कठिन अंशों पर समग्र विचार किया गया है और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए हैं। कनिष्क ने इन्हीं ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए भाष्यों को विभाष शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में हुई। उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य सबा कबीर या सर्वकामनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर होगा महाकश्यप था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इसका कौन थे? आपको महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी तो कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके संबंध 4 स्थानों पर नीचे उल्लेखित है। यह 2 स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में अंकित है। आपको सुमेल करना है। तो जन्म कहाँ हुआ है? तो जन्म गौतम बुद्ध का आपको जन्म कहाँ हुआ है? तो हो जाएगा आपको लुम्बिनी में हुआ है। 2 में ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? तो 2 हो जाएगा बोध गया। 3 में प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो प्रथम प्रवचन आपको सारनाथ में दिए थे। और 4 में है निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो इस प्रकार मिलाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 2, 3 का 1 और 4 का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इसका डिटेल देखेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया
कि वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया। कुशीनगर में उनका निधन हुआ। से बौद्ध साहित्य में आपको महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां है, अर्थात बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां है, तो क्या है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इसका डिटेल देखेंगे, बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में आरंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कहता है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? आपको राइट आंसर होगा कनिष्क के, आपको राजा के कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। इसका डिटेल देखेंगे, कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध के देवता माना गया। इसमें महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उसकी पूजा की जाने लगी। इसी से अनेक बोधिसत्वों को भी पूजा आरंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा वैशाली में था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। इसका डिटेल हम देखेंगे, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वही वची और मल नामक 2 राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वजी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा छंदोक उपनिषद में उपलब्ध है। इस प्रकार इसका राइट आंसर देखेंगे अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो कब है? तो गुप्त काल में आपको नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। डिटेल देखेंगे, नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं एक विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष पर बड़गांव दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालदित्य नामक गुप्त शासकों ने इसे विहार को दान में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? कहता नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? अतः मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सैनिकों को सुगमता में भर्ती हेतु आपको मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। इसका डिटेल देखेंगे, मनसबदारी व्यवस्था विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसबदारों 3 बात निर्धारित होती थी: पदाधिकारी की वरीयता कर्म,
वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिक को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य में सैनिक प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 66 है। नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन और दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए में है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर में है महाविहार को राजकीय पराश्रय मिलना बंद हो गया। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इसका डिटेल हम देखेंगे। नालंदा एक विख्यात बौद्ध मठ एक विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार के राजगीर, वर्तमान में राजगिरी के निकट स्थित 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा को महत्व घटने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। प्रथम मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था तथा प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रथम मगध साम्राज्य का महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गिरिब्रज। आपको डिटेल है, डिटेल देखेंगे कि दिए गए विकल्प में ए और सी है, यह सही है। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी। मगध साम्राज्य के शासन करने वाला प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ और पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 69 देखेंगे। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इस प्रकार राइट आंसर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया तथा नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका राइट आंसर होगा मौर्य वंश ने शासन किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। इसका डिटेल हम देखेंगे। नंद वंश के पश्चात नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश के अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। पहला उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया। 2 में है पंडुक, 3 में पंडुगति, 4 में भूतपाल, 5 में है राष्ट्रपाल और 6 में है गोविष्नाक, 7 में है 10 सिद्धक और 8 में है कैवर्त तथा घनानंद। नंदवंश जनता के बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं को भारी लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट की विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। कहता है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो आपको विशाखदत्त के ग्रंथ में वर्णन हुआ। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद राजा का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वीरेशल या कुलहीन कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में हुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का उल्लेख प्राप्त है। फर्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम और 2 में अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधित प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे।
निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? कहता है निम्नलिखित में कौन सा राजा मगध के सिकंदर के समकालीन था? इसका राइट आंसर होगा घनानंद समकालीन थे। कौन? घनानंद। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। इसका डिटेल हम देखेंगे। महापद्मानंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर के समकालीन था। उसे यूनानी लेखों में अग्रमीच कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया है। भद्रशाला उसका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था। कहता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था। तो किस चीज का बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इसका डिटेल हम देखेंगे। कहता पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी की विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय आपको स्पुनर महोदय को है। बुलंदी बाग की नगर से परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसने लाया है? आपको स्पुनर महोदय ने लाया है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। अष्ट प्रधान का गठन किसने किया? अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा शिवाजी ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इसका डिटेल हम देखेंगे। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था। इसमें पेशवा, आमत, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? कहता है निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त किया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। इसका डिटेल हम देखेंगे। मौर्य सम्राट के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। किंतु अशोक एकमात्र कलिंग विजय ही है थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार विजय अत्यंत संदिग्ध है। इस इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इसका हम डिटेल देखेंगे। रुद्रदामन के जूना अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषासप्त ने इस जलाशय के साथ बहुत से नहरें बनवाई। इस प्रांत के अनत्र तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त का आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कहता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इसका डिटेल हम देखेंगे। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपनी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इस राज्यों का प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कहता अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इसका हम डिटेल देखेंगे। सिहली अनुश्रुति दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में
तृतीय बौद्ध संगति आयोजन हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, अशोक का शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको प्राकृत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। इसका हम डिटेल देखेंगे। अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उनके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। फर्स्ट है शिलालेख, 2 में स्तंभलेख, 3 में है गुहालेख। शिलालेखों के 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। 14 लेख जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी, गिरनाल, धौली, जौनागढ़, एरगुड्डी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी लिपि न होकर खरोष्टी लिपि है। तहसीला की अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भगन अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तथा निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं लिखी जाती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इसका हम डिटेल देखेंगे। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेस, नोरिस, लाइसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। अशोक के धर्म का मूल उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, माने इसका आपका 2 से अधिक आंसर है। इसका हम डिटेल देखेंगे। अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम संदेश देता है कि आप सिनवे बहुकियाने दया दाने सच्चे सोएचे मदये साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार के अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों को सम्मान और धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः विकल्प ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो मगध को सम्राट अशोक स्वयं बताया था किस अभिलेख में? तो भाब्रू स्तंभ लेख में बताया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इसका हम डिटेल देखेंगे। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ये दसी लाजा मगधा संगे भवते तुनु आहा अब्बाबा धत्त चा, यही शिलालेख अशोक बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते थे? तथा अपने शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा प्रियदर्शी के नाम से। किसका? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। इसका हम डिटेल देखेंगे। डिटेल अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव नाम प्रिय दसी, देवताओं को प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देव नाम प्रियदर्शी अर्थात राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? अतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। इसका डिटेल हम देखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बहुत सी बातों को ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसका राइट आंसर आपका ई होगा। हम डिटेल देखेंगे। तथा कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है।
इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दूर, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प, व्यापार व्यवस्था का विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? इसका राइट आंसर होगा 7 श्रेणी में विभाजित किया है। कितना? 7। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इसका हम डिटेल देखेंगे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा और निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज को दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अतः मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो कहाँ किया? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक में उल्लेख किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ई होगा। इसका 88 है क्वेश्चन नंबर। पेरिप्लस ऑफ एथेंस सी किसने लिखी है? पेरिप्लस ऑफ एथेंस सी किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक लिखा है। इस प्रकार राइट आंसर ई होगा। इसका हम डिटेल देखेंगे। पेरिप्लस ऑफ एथेंस सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंडर के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसे भारत में आयात तथा निर्यात के लिए जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अतः वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इसका राइट आंसर होगा इंडिका में वर्णन है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इसका डिटेल हम देखेंगे। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद के 5 सदस्यों वाली 6 समितियां का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनॉमी कहता है। क्वेश्चन नंबर 90 है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? कथा पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? आपको इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। इसका डिटेल हम देखेंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदियों के संगम पर हर्यकवंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित की, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापार पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तथा इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बीम कदफिसस ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इसका हम डिटेल देखेंगे। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक भीम कदफिसस ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। किसे? भीम कदफिसस को स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कहता है कला की गंधार शैली निम्न में फली फूली थी। इसका राइट आंसर होगा कुषाणों के समय फली फूली थी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। इसका हम डिटेल देखेंगे। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। प्रथम है गंधार शैली, दूसरा है मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से प्राप्त प्रोत्साहन दिया। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किए? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? इसका राइट आंसर होगा कनिष्क ने आयोजित की। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इसका हम डिटेल देखेंगे। बौद्ध धर्म के चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व रहा। यहाँ बौद्ध धर्म कठिन अंशों पर समग्र विचार किया गया। प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म
हीनयान, महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सुंग वंश के बाद भारत पर किस राजवंश ने राज किया था? तो आपको कण्व वंश ने राज किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। डिटेल देखेंगे, सुंग वंश के अंतिम राजा देवहूति अपने आमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वयन के नाम से जाना जाता है। सुंगों का समान भी ब्राह्मण वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, किस लिए जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा, हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा हुआ। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। डिटेल देखेंगे, कलिंग के चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूर पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि के अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राजाभिषेक तथा राजा होने के बाद के 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल की विशेषता थी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। डिटेल हम देखेंगे, गुप्त काल के क्रमिक पतन की ओर अक्सर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया, वहां के आवासन में प्राप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण नगर भीमसां के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर कुम्हार, सोनपुर, सहगौर और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कहता निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर ई होगा। इसके हम डिटेल समझेंगे। गुप्त काल में बंगाल ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ भरौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण और कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तथा किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर गुप्त वंश ने दिया था। किसने? गुप्त वंश ने। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। इसका हम डिटेल देखेंगे। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उसमें स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय को ग्राहिता को सौंप दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या था? इसका राइट आंसर होगा उपज का 6ठा भाग था। क्या? उपज का 6ठा भाग था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। इसका हम डिटेल देखेंगे। गुप्त काल कहता है, गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो साष्टांग होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तथा भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? इसका राइट आंसर होगा गुप्त का सबसे अधिक देन थी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। डिटेल हम देखेंगे। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चमत्कर्षण गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव माता अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।